Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 25th of October 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we will have some questions based on the previous day's session. So let's revise our previous day session with the help of MCQs. In the last day session, we discussed the event that is very crucial रिगार्डिंग द कोरल ब्लीचिंग, और वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे जो इश्यूज़ हैं उनके साथ में ये कनेक्टेड है. सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. व्हाट आर कोरल्स? तो कोरल्स क्या होती हैं? क्या ये प्लांट्स हैं? नो, इनवर्टेब्रेट्स होते हैं. व्हाट इज इनवर्टेब्रेट्स? जिनके पास अपनी कोई बैकबोन नहीं होती, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं. तो ये जो कोरल्स हैं वो इनवर्टेब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोरल रीफ्स? सो जब भी आप कोरल रीफ्स की बात करोगे तो वो मिलकर के बनती हैं पॉलिप्स से. ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनसे मिलकर के बनती हैं आपकी कोरल रीफ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट सब्सटेंस डू पॉलिप्स सीक्रेट टू फॉर्म कोरल रीफ्स? तो जो कोरल रीफ्स हैं वो मीन्स जो हम बात करते हैं पॉलिप्स की, तो पॉलिप्स के जो रिलीज करती हैं उस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी से मिलकर के बनती हैं आपकी कोरल रीफ्स, जो कि एक अंडर माउंटेन स्ट्रक्चर जैसा कुछ बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एल्गे गिव्स कोरल्स देयर कलर? तो क्या इसमें कलर के बारे में बात करें तो जो जू एंथली होते हैं वही इन पॉलिप्स को, कोरल्स को कलर देते हैं. इट मीन्स जो एल्गे होती हैं ये बहुत कलर्स की होती हैं, डिफरेंट कलर्स होता है इनका, इसलिए कोरल रीफ्स में भी हमको बहुत सारे कलर दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसको ये मल्टी कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. विच टाइप ऑफ कोरल रीफ फॉर्म्स अलोंग शोर लाइन? तो जब भी हम बात करेंगे, जैसे ये अगर कोई ओशियन है तो ओशियन के साइड साइड में अगर हम बात करेंगे तो जो कोरल रीफ्स बनेंगी उनको कहते हैं हम फ्रिंजिंग रीफ्स. ठीक है, ये क्वेश्चन है. मल्टीपल टाइम्स इस टॉपिक से क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं. नेक्स्ट है, विच ओशियन इज होम टू ग्रेट बैरियर रीफ? तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो वो पैसिफिक ओशियन में है और वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में. ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है और कोरल रीफ्स फिर से न्यूज़ में है, तो ये फिर से आने के इसके चांसेस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के. देखो, आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि बहुत सारे जो करंट अफेयर की न्यूज़ होती हैं उसमें करंट का जो पोर्शन होता है बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि कुछ नया चेंज होता है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. हाँ, लेकिन अभी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के सारे एग्जाम्स का जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि करंट की कोई न्यूज़ और उससे रिलेट करके जो स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है वो एग्जाम का कोर बन चुका है आजकल सारे एग्जाम्स में. व्हाट कॉजेज कोरल ब्लीचिंग? सो कोरल ब्लीचिंग क्या है? व्हाट कॉजेज कोरल ब्लीचिंग? तो एक्सपल्सन ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी, मीन्स जो कोरल्स होते हैं उनको छोड़ करके चले जाते हैं कौन? एल्गी, और इसीलिए उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, मीन्स वाइट कलर जैसा वो दिखने को मिलता है. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग? इसका मेन कॉज क्या है? तो वो है हमारा क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज जब से हो रहा है तो इश्यू क्या आ रहा है कि वाटर जो है ओशियंस के अंदर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ज़्यादा टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो जो पॉलिप्स और कोरल्स का जो रिलेशन है वहाँ से जो पॉलिप्स हैं दूर चले जाते हैं, इसलिए उनका कलर वाइट दिखने लगता है, बिकॉज जो एल्गी होती हैं वो उसका साथ छोड़ देती हैं, कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव हीट. व्हाट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरल ब्लीचिंग? तो कोरल ब्लीचिंग का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? कोरल बिकम्स वल्नरेबल टू स्टारवेशन एंड डिजीज, बिकॉज जब इनको छोड़ करके एल्गी चली जाती है तो इनके पास में जो स्टारवेशन है, मीन्स इनकी फूड की सप्लाई है, वो ब्लॉक हो जाती है. बिकॉज जो कोरल्स हैं और जो एल्गी हैं जब वो साथ साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन जब उनको एल्गी छोड़ देती हैं उनका साथ, तो क्या होता है, उनको फिर फूड नहीं मिल पाता, और फूड नहीं मिलता है तो फिर डिजीजेस भी हो सकती हैं, क्योंकि उनको फिर वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता.
नेक्स्ट है विच इवेंट एग्जर्बेट कोरल ब्लीचिंग बाय टेम्परेरीली वार्मिंग ओशियन। ठीक है, तो कौन सा इसमें से हमारे पास दिखता है, तो वो है अल नीनो। मीन्स कुछ टाइम के लिए जो अल नीनो इवेंट होती है वो जो है ओशियन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, और ओशियन का जब वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो वो भी कोरल ब्लीचिंग में हेल्प करता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर अफेक्टेड बाय ब्लीचिंग लेवल हीट स्ट्रेस एज ऑफ 2024। सो हम अगर देख रहे हैं तो 2024 तक अराउंड 77% जितनी भी कोरल रीफ्स हैं सबको नेगेटिवली इम्पैक्ट इनको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, और इनके सामने मीन्स अपने सर्वाइवल का जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है। विच फैक्टर इज़ नॉट अ कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, का कौन सा फैक्टर नहीं है। पॉल्यूशन भी फैक्टर है, हाई वाटर टेम्परेचर भी फैक्टर है, एक्सट्रीम लो टाइड भी फैक्टर है। हाँ, ओवर फिशिंग इज़ नॉट अ फैक्टर फॉर कोरल ब्लीचिंग, बिकॉज जब ओवर फिशिंग होती है तो वो फिशिंग मीन्स जो फिश होती हैं उनके लिए तो हार्मफुल होता है, बट कोरल ब्लीचिंग से उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है। व्हाट हैपन्स टू कोरल रीफ्स ड्यूरिंग ए मास ब्लीचिंग इवेंट, तो मास ब्लीचिंग अगर होती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि दे लूज देयर कलर, उनका कलर छोड़ देती हैं एंड टर्न वाइट, और इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच मैथड हेल्प्स कोरल्स रिकवर फ्रॉम ब्लीचिंग। अगर कोरल को ब्लीचिंग से हमको रिकवर करना हो तो क्या हेल्प करेगा, क्या वाटर की सैलिनिटी हेल्प करेगी, नो। रिड्यूसिंग सनलाइट एक्सपोजर, नो। कैसे करोगे, क्या ओशियन के ऊपर हम कुछ रूफ बनाएंगे या ओशियन को कवर कर देंगे, नो। रिस्टोरिंग नॉर्मल वाटर टेम्परेचर, यस दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अगर हमको कोरल ब्लीचिंग को जो है कंट्रोल में लाना है, उसको रिकवर करना है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है एक्चुअली हमें उसको कंट्रोल करना होगा और ओशियन का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करना होगा। What are the benefits of coral reefs to human? ह्यूमन के लिए क्या बेनिफिट्स हैं कोरल रीफ्स के। देखो, कोरल रीफ्स जो होती हैं वो नेचुरल बैरियर होती हैं अगेंस्ट स्टॉर्म्स। जब सुनामी वगैरह आती हैं तो ऐसे समझो कि ओशियन के अंदर छोटे छोटे स्मॉल माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ये क्रिएट हो जाते हैं, तो वाटर की स्पीड को, सुनामी की स्पीड को ये रोकते हैं। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ट्रिलियंस, यस इन कोरल रीफ से बहुत सारी मेडिसिन्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है और बहुत सारे लोगों के लिए इसमें बहुत सारे गुड्स निकलते हैं, प्लस बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कुछ क्रिएट होता है। सपोर्टिंग फिशरीज एंड टूरिज्म, यस इन दोनों को भी ये सपोर्ट करती हैं कोरल रीफ्स। सो दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चंस, और अब हम चलते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और आई होप कि ये टॉपिक इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है फॉर एवरी एग्जाम। वाई? बिकॉज अभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल सर की जो है 150th बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करेंगे एंड इट विल बी एट नेशनल लेवल, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड इट्स कोमेमोरेशन एट द नेशनल लेवल एंड not only for one day but for continuously 2 years। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको 2 years के लिए कंटिन्यूस रखा जाएगा। ये आर्टिकल जो है न्यूज़ इसका आया था कहाँ पर, ऑल इंडिया रेडियो पर। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सोर्सेस है ये ऑल इंडिया रेडियो। सो आइए डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। यहाँ से आपको हिस्ट्री में, करंट में बहुत सारा कंटेक्स्ट मिलेगा और बहुत सारे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जहाँ से डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल सर की 150th बर्थ एनिवर्सरी है तो आने वाले एग्जाम्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनसे रिलेटेड जो मूवमेंट्स थे ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, तो उस टाइम पर भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू कोमेमोरेट 150th एनिवर्सरी, और कब मनाई जाती है वो 31st of October। सो अभी अराउंड 5 days इसमें रिमेनिंग है और इनका स्टार्ट हो जाएगा। 31st of October को इनका जन्म हुआ 1875 में नाडियाड, गुजरात में। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और हम ऑफन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सर को हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का लौह पुरुष। ठीक है, और इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में और उसके बाद इंडिया के यूनिफिकेशन में। इसीलिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्या? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर देता हूं, देखता हूं आप में से कुछ लोग तो शायद रिप्लाई करेंगे ही। बिस्मार्क जो है किस कंट्री के थे? क्यों हम जो है इनको इंडिया में भी इनको हम याद कर रहे हैं? दूसरा, हम अक्टूबर 31 को एक डेट जो है मीन्स एक दिन है जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे की फॉर्म में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, और ये हमने स्टार्ट कर दिया था 2014 से। ध्यान रखना कि जो 31 ऑफ अक्टूबर है इसको हम नेशनल यूनिटी डे की फॉर्म में भी सेलिब्रेट करते हैं, और 31 अक्टूबर को अब हम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सर का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको कंटिन्यूसली 2 ईयर तक कोमेमोरेट करेंगे, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। अब आपको पता चलेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सर ने कितना बड़ा योगदान दिया था, हाउ मच ही कॉन्ट्रीब्यूटेड। देखो, अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, और उसके यूनिफिकेशन का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल सर ने, और इसीलिए उनको कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं इंडिया उस समय का, तो आप यहाँ पर नहीं पाओगे कि जो आज स्टेट्स के नेम्स हैं वो उस समय पर नहीं थे। मीन्स अगर आप उस टाइम की बात करोगे तो ये सारे छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये अपने आप को एज ए कंट्री डील करते थे कई बार। मीन्स अगर ये यूनिफिकेशन नहीं हुआ होता तो आपको इंडिया के ही अंदर बहुत सारे कंट्रीज बने हुए दिखाई देते। इट मीन्स आप दिल्ली से हो सकता है पंजाब की तरफ जाते, जम्मू जाते, या उधर राजस्थान या इधर मध्य प्रदेश या आप महाराष्ट्र जाते और 2 दिन घूम के आते, फिर आकर के बोलते कि आई एम कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड टूर। इतने सारे कंट्रीज होते हमारे इंडिया के अंदर, और उसको एक कंट्री बनाया, सिंगल मीन्स इसका यूनिफिकेशन किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर का। उनका बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट हम ये उनकी पिक है। अब आते हैं हम यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर होंगे उन पॉइंट्स को सीधा डिस्कस करते हैं कि सरदार सर का जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए, उनको देख लेते हैं सबसे पहले कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या उनके कंट्रीब्यूशन थे। तो उन्होंने अर्ली इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप में उनका बहुत रहा। जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह को हम सब जानते हैं, जो खेड़ा मूवमेंट था 1917 का, यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और जो फार्मर्स थे उनको सपोर्ट किया था। बिकॉज उस समय बहुत बड़ा फेमाइन था और फार्मर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये टैक्स मांग रही थी। उस समय बड़ा मूवमेंट चला था, गांधी जी भी इसमें इन्वॉल्व रहे थे खेड़ा सत्याग्रह में। कब का है? 1917 का, और उसमें बड़ा रोल प्ले किया है, लीडरशिप रोल प्ले किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 का जो था, उसमें सरदार सर ने अराउंड 3 लाख पीपल को इकट्ठा किया था, बहुत सारा फंड रेज किया था, और उसमें खादी और बाइकॉट जैसे जो सिस्टम थे, मीन्स हम अपने देश का केवल खादी जो है क्लॉथिंग लेंगे और जो फॉरेन गुड्स है उनको बाइकॉट करेंगे, इसमें बड़ा रोल प्ले किया था सरदार सर ने। बारदोली सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह था ये सरदार सर की लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट था, बिकॉज यहाँ से उनको नाम मिला सरदार, इट मीन्स लीडर। इससे पहले इनका नेम केवल वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन यहाँ से बाद उनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब ये हुआ 1930 में, आप सबको पता होगा डांडी मार्च की जो हम बात करते हैं, तो इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडरशिप। कांग्रेस में मींस ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे 1931 में, और इसी सेशन में जब गांधी इरविन पैक्ट को क्या किया गया था? सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने उसको सर्टिफाई किया था कि ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट में जो बातें हुई हैं कांग्रेस उससे एग्री करती है। तो उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिफरेंट टाइम में क्वेश्चन आया है। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था, और इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है
उसको बहुत बड़े लेवल पर मोबिलाइज किया था ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट में। अब हम आ जाते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने क्या रोल प्ले किया, क्या इनके कंट्रीब्यूशन थे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, हम अगर देखें तो देखो उस समय पर 500 अराउंड 60, कहीं पे 565 560 इतने सारे प्रिंसली स्टेट से, मतलब हम कह सकते हैं इतने सारे छोटे छोटे कंट्री टाइप की एक्टिविटीज वहाँ पे होती थी। मीन्स वो अपने आप को कंट्री मानते थे। तो इनको इंडिया में जो मिलाने का काम किया, इंटीग्रेशन का काम किया, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सर ने, जिससे कि इंडिया को एक यूनियन बनाया। अदरवाइज ऐसा न होता तो इंडिया में आज बहुत सारे कंट्रीज होते और इंडिया पता नहीं कौन सी जगह पर एक कंट्री होता। जो आज हम आईएएस सर्विसेज देखते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका भी क्रिएशन के पीछे किसका हाथ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इन्होंने ही एक नाम दिया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। जो सिविल सर्विसेज हैं इंडिया में, इनका नाम किसने दिया है एज ए स्टील फ्रेम? तो वो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है अलग हुए तो उस समय पर बहुत सारे रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आए थे। तो उन लोगों के लिए भी, जो आज हम दिल्ली में बहुत सारी जगह देखते हैं जहाँ पर रिफ्यूजीज़ आकर के बस गए, है ना, उनके लिए सारी व्यवस्था इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर करवाई थी। रिफॉर्म ऑफ पुलिस एंड जुडिशल सिस्टम में बहुत काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास में है फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड इंडिया, जो आज हम इंडिया देखते हैं, इसके पीछे अगर किसी का काम है तो वो हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो अब आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल्स रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। केवल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको एक टेबल पर लाकर के जो है लेकर के आना और उनको इस बात के लिए मनाना कि उनसे कंसेंट लेना कि आप इंडिया में शामिल हो जाओ, डिफरेंट कंट्री का कॉन्सेप्ट छोड़ दो। अब देखो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आते हैं कि इन सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल सर ने डील किया था, तो आज वो सब इंडिया में है। लेकिन उसी समय का एक था जम्मू एंड कश्मीर, है ना, JNK, उसको डील कर रहे थे नेहरू साहब। तो आज भी उसकी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे जो क्रिटिक है वो बताती है। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, इनकी जो स्किल्स थी बातचीत करने की बहुत हाई फाई लेवल की थी, किसी को भी कन्विंस करते थे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करके इन्होंने जो जितने भी किंग थे और जो प्रिंस थे उन सब के साथ में डिस्कस इन्होंने किया। यूज ऑफ फोर्स इन जूनागढ़ एंड हैदराबाद, आज जो हम गुजरात का जूनागढ़ देखते हैं वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसको भी अल्टीमेटली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कंट्रोल में किया और वहाँ पर फोर्स यूज करना पड़ा। हमारी फोर्सेस को जो है वहाँ पर भेजा गया, तब उसको इंडिया में मिलाया। ऐसा ही एक जगह थी हैदराबाद, उसने तो ओपनली रिवील कर दिया था कि हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे और वहाँ पर अल्टीमेटली हमको अपनी पुलिस भेजनी पड़ी और जाकर के उसको इंडिया में ही मिलाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास में कश्मीर का एक्सेशन। कश्मीर के इशू को डील कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और वो इशू जो है बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया। अल्टीमेटली फिर भी इसमें जब फाइनल लेवल पर जो है इंटीग्रेशन की बात हुई, एक्सेशन की बात हुई, तो उसमें फिर दोबारा से जो है जब डिस्कशन हुआ तो कुछ कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सर ने भी इसमें बाद में आकर के थोड़ा सा रोल प्ले किया, तब जाकर के वो इंडिया में मिल गया। अदरवाइज ये ना होते तो वो भी नहीं मिलता और वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता। प्रिवेंटिंग फ्रैगमेंटेशन, इंडिया में बात करूं कि आज जिस इंडिया को हम एक यूनियन के रूप में देखते हैं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऐसे और भी लीडर्स थे, उनका एफर्ट्स ना होते तो इंडिया आज छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होता। बिकॉज हम कई बार देखते हैं मणिपुर से डिमांड आती, कई बार नागालैंड से डिमांड आई कि हमको इस कंट्री चाहिए। खालिस्तान की डिमांड हम पहले भी देख चुके हैं। कश्मीर अपने आप में अलग होना चाहता था, हैदराबाद अलग होना चाहता था, आपका जो जूनागढ़ है वो भी अपने आप को सेपरेट रखना चाहता था। सो देयर वर डिफरेंट जो है प्लेसेस, जो डिफरेंट रीजन्स जो अपने आप को इंडिया से अलग रखना चाहते थे। वैसा ही एक जगह था हमारे पास में और उसका नाम है आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो वाली साइड सारी की सारी इंक्लूडिंग गोवा। उन पर भी जो पुर्तगीज़ लोग थे इंडिया को उसको सौंपने को तैयार नहीं थे, अल्टीमेटली उसको भी फिर इंडिया में मिलाया गया। सो आज जो हम इंडिया देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। सो करंट की वजह से ये जो हिस्ट्री का इशू है, ये टॉपिक है, वो इम्पॉर्टेंट हो गया। सो इन टॉपिक्स को आप
जो है प्रिपेयर कर लेना आने वाले अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अब हम इस सेशन को यहीं पे समराइज़ करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारे एमसीक्यूज़ के साथ में। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।